नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बीते 2 साल में देश में या दुनिया भर में कोरोना ने जिस तरीके से सबको प्रभावित किया, एजुकेशन सेक्टर उससे अछूता नहीं रहा। 2 साल एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस तरीके से स्कूल कॉलेज बंद हुए, चौक और टॉक की जगह ऑनलाइन क्लासेस आई। अब कोरोना के बाद भविष्य क्या है, अब चैलेंजेस क्या हैं, अब अवसर कितने हैं, क्या स्टेबिलिटी आई है, स्थिरता आ गई है, और आगे क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है एजुकेशन सेक्टर को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ परिमल जी जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है आईसीएस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संतराम देशवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर है सीआरए कॉलेज के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धर्मेश कौशिक है, डिप्टी डायरेक्टर यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल, आपका भी स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर ने बहुत बड़े चैलेंज को देखा है, अब चैलेंज के बाद अवसर कितने हैं? कभी कमी नहीं होती। जब हमारे साथ चुनौतियां होती हैं जी बोले सर, तो हम आपको सुन अवसर रहे हैं तलाशने पड़ते हैं। जी। ये सच बात है कि कोरोना काल में एक नई चुनौती हमारे सामने आई थी, और वह थी वर्चुअल एजुकेशन की। जी यानी कि आमने सामने विद्यार्थी और शिक्षक वे न बैठकर किसी दूसरे माध्यम से शिक्षार्जन कर रहे थे और शिक्षा ले रहे थे और दे रहे थे। इससे काफी कोशिश की कि नई तकनीक को अपनाया जाए। काफी हमारे सामने जी चुनौतियां थी, समस्याएं थी, मगर यह मानना पड़ेगा कि रूबरू होते हैं, हम सामने होकर जो शिक्षा देते हैं उसे मनोविज्ञान को समझते हैं और अच्छी प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। जी इसीलिए हमारे सामने चुनौतियां हैं। यदि यही स्थितियां बनी रही तो ये चुनौतियां भी रहेंगी, जी और शिक्षक पूरी कोशिश कर रहे हैं इन चुनौतियों से दो दो हाथ करें और शिक्षार्जन करें, शिक्षा दें, ठीक। ताकि देश आगे बढ़े। जी मैं आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर धर्मेश कौशिक भी हमारे साथ हैं। कौशिक जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पटरी पर आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या परिवर्तन आया है? क्योंकि अभिभावक अभी भी चिंतित हैं। अभिभावक और स्कूलों के बीच या अभिभावक और कॉलेज के बीच में वो भरोसा, वो आपसी एक तरह का परस्पर सहयोग वो बना रहे, उसको लेकर क्या चैलेंजेस आप लोग देख रहे हैं? जी जी, गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। गोयल साहब, पिछले जो ये समय गया, इसमें हम बच्चों को स्कूल में मोबाइल फोन अलाउ करना किसी टाइप से भी, जो हमारे कॉलेजेस भी हैं उसमें भी हमने फोन अलाउ नहीं कर रखा था। और किसी बच्चे के पास फोन मिल जाता था बाई चांस, तो हम ये करते थे कि भाई उसका फोन जो है ऑफिस में रख लिया, पेरेंट्स को बुलाया, गलती से बच्चा ले भी आया, क्योंकि प्लस 2 के बच्चे होते हैं, प्लस 1 के बच्चे होते हैं, आपको तो पता ही है जी कि कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं। तो उसके बाद जो हुआ कि हमें खुद ये कहना पड़ा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और पेरेंट्स से बेचारों ने बड़ा सहयोग किया। उन्होंने बच्चों को फोन भी खरीदा, लैपटॉप खरीदा। उसके बाद बच्चों में जो बाद में बात आई वो ये आई कि जो है ऑनलाइन क्लासेस, अब पेरेंट्स ऐसे थे जिनकी जो मम्मियां गृहिणी थी, पापा आर्मी वगैरह में हैं, अब बच्चों को फोन ला दिया। जी अब ला दिया तो बच्चा जो है बार बार करे मेरी क्लास आने वाली है, मम्मी घर पे काम करना है, तो कह रही कि क्लास आने वाली है तो बेटा क्लास ले लो।
और उससे इतना बड़ा बदलाव आया कि जब स्कूल लगे तो पेरेंट्स को लगा कि हमारा बच्चा बहुत पीछे चला गया। अब बात यह है फिर कि हमने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हमने जूम के थ्रू जो है बच्चों की क्लासेस कराई। हमने टीचर्स को घर पे भी भेजा सर कि ये होम चेक करने के लिए, ताकि पेरेंट्स को थोड़ा सा तसल्ली हो, थोड़ा सा अच्छा लगे कि स्कूल जो है केयरिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे रिजल्ट्स आए। कोविड में भी सर रिजल्ट रहे कि एग्जाम होता है नेशनल एग्जाम, सर्च एग्जाम। उसमें आप विश्वास करेंगे गोयल साहब कि देश के रिजल्ट एक तरफ थे। मैं महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूँ। महेंद्रगढ़ में पूरे स्टेट में अगर बात करें तो एमपीएससी की 100 होती हैं, जिनमें से 1/3 के ऊपर अकेला महेंद्रगढ़ था। 110 में। तो हमने कुल मिलाकर के जूम के थ्रू बड़ा काम किया, जूम के थ्रू बड़ा काम किया, अच्छा काम किया, और उसका आउटपुट भी मेरे जितने रिजल्ट आए कि वो निट के आए, कि वो आईआईटी के आए, मतलब ये कहेंगे आपकी महेंद्रगढ़ में तो मैं तो कहूंगा ने हमारा बड़ा हेल्प किया, बहुत काम हुआ है और रिजल्ट। ठीक है सर। परिमल जी हमारे साथ हैं, आईसीएस के डायरेक्टर हैं। परिमल जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंशुल पठानिया, डायरेक्टर पठानिया पब्लिक स्कूल, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी, आपसे सवाल ये है कि क्योंकि अब स्कूल आने के बाद बच्चे शायद जैसा अभी कौशिक जी बता रहे थे, बच्चे क्या उस तरीके से कॉप अप कर पाए? आपके सामने कितना बड़ा चैलेंज ये दिखाई दे रहा है? सर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोरोना काल के दौरान में जो ये परिस्थिति आई है ये बहुत मेजर चैलेंज है, और थोड़ा तो शिक्षा की गुणवत्ता में और उसको बच्चों तक किस तरीके से पहुंचाने में कमी जरूर आई है। पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिस कोरोना काल में जो नुकसान हुआ उससे पूरी सोसाइटी 2 साल से उभर नहीं पा रही। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, इनके साथ हमें कोलैबोरेटिव एजुकेशन के थ्रू चलकर मुझे लगता है कि हम इस गैप को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कवर कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर ये वो कहते हैं ना, एक saying है कि भाई इट टेक्स एन एंटायर विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बिल्कुल ऐसे ही एक थोड़ा समय लगेगा, पूरी सोसाइटी का एक एफर्ट लगेगा, इंक्लूडिंग टीचर्स फैकल्टी ऑफ कोर्स, जिस उसकी तरह हम इन बच्चों को उभार पाएंगे और उस गैप को कवर कर पाएंगे। जी, मैं आता हूं सर आपके पास एक बार फिर से। संतराम जी, जो इस वक्त एजुकेशन सेक्टर की स्थिति है देश में, ऐसा लग रहा है कि वापस से स्थिरता तो आ गई है। अब ये दौड़े, क्योंकि बड़ा सेक्टर है और बहुत उम्मीदों वाला सेक्टर है, सरकार क्या नीतियां बनाए जिससे एजुकेशन सेक्टर और बेहतर दिशा में आगे बढ़े, और अभी की नीतियों से क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक की जो सरकार की नीतियां हैं जी उससे एक शिक्षाविद होने के नाते मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी। सरकार ने, जैसे आपको याद होगा कि पीछे जो हमारे विश्वविद्यालय थे हरियाणा के, उनके जो ग्रांट थे वो लोन में बदल दे थे, ऋण के रूप में बदल दे, यानी कि अपने आप ही सारा कर सकता हूं। फिर हंगामा हुआ, उसके बाद फिर ये कहना पड़ा सरकार कि नहीं, ये गारंटी नहीं दी गई। तो अब तो कुल मिला के एक तरफ पुरानी शिक्षा नीति है और दूसरी तरफ हमारी नई शिक्षा नीति भी घोषित हो चुकी है। तो बड़ा एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में असमंजस की स्थिति है। तो अभी तो नई शिक्षा नीति में क्या होगा ये देखा जाएगा। उसमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, और यदि वो वास्तव में साकार हो जाते हैं तो हम पूरे आशान्वित हैं, और हमें आशा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बदल देगी। ठीक, मगर इतना आसान नहीं है। अब शिक्षा के क्षेत्र में हमें जो संभावनाएं हैं तो अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और वर्तमान में जिस तरह से शिक्षा नीति एकदम से लाई गई है, 2 साल हो गए, और उसमें 2025 तक तो ये कहा गया है कि 100% हमारा जो सरकारी उत्पाद है वो उस पर खर्च कर दिया जाएगा, और 2030 तक 100% जो नामांकन है
शिक्षा के क्षेत्र में देश में हो जाए, ठीक है सर, तो ये जी, मुझे जी, नहीं लगता ठीक। डॉक्टर धर्मेश कितना कौशिक, संभव हो जी पाएगा। जी जी जी, डॉक्टर धर्मेश कौशिक, निराश नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अभी किन चीजों की जरूरत है, क्या कुछ होना चाहिए? सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आप जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, इसी टाइप से हमें अब और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि पीछे जो टाइम गया उसके लिए जो संस्थान हमारे खुले हुए हैं इनमें और ज्यादा बदलाव की जरूरत है। जैसे कि हमारी जो शिक्षा नीति है जी, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इसमें थोड़ा सा मैं तो ये कहूंगा कि आज के दिन जो छोटे बच्चे हैं इनमें जो बैग का जो लोड है ना वो बहुत ज्यादा है। और आज बच्चा, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी बच्चा है, जितने हमारे प्राचीन गेम्स थे, कोई भी खेल थे, वो खेलों से कहीं ना कहीं बच्चे वंचित हो गए हैं। और वो कोई भी गेम खेलते हैं तो पेरेंट्स भी उसमें हेल्प कर रहा है कि बच्चा मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहा है, यानी कि आउटडोर गेम्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और बच्चों की अगर मैं कहूं कि आज आईसाइट वीक हो रही है, बच्चों की हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ाई का थोड़ा सा बर्डन कम करके और बच्चों को, पेरेंट्स को भी हमारा साथ दे करके ऐसा मोटिवेशन देना चाहिए कि जिस बच्चे की जैसी रुचि है, चाहे वो संगीत में है, चाहे वो गेम्स में है, चाहे वो एक बाहर देश का फौजी बनना चाहता है, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसी में उसको जाने दिया जाए, ताकि हमारी जो है आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं वो अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं गोयल साहब बताऊं कि हर पेरेंट्स की सोच है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा IIT करे। अभी आपने 2-4 दिन पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक नोएडा की बच्ची थी और उस नोएडा की बच्ची ने और अपने कोटा, जिसको हम कहते हैं कि मक्का मदीना बोलेंगे उसको हम, कोचिंग का, वहां पे वो बच्ची गई और वो ये समझ ली कि 90% की बच्ची और पेरेंट्स का उसके ऊपर ये था कि भाई हमारी बच्ची डॉक्टर बने। और वो बच्ची चली गई। कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स का इतना प्रेशर होता है, बच्चों पे इतना प्रेशर होता है कि उसका जब महीने में या वीकली जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें वो बच्चा कहाँ पे टिक पाता है, कहाँ नहीं टिक पाता है। वो इतना डिमोरलाइज हो गई बच्ची कि उसने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा और उसने भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय को लिखा कि ये कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए। और अपने मम्मी पापा से उसने गुहार की कि मेरी छोटी बहन है जो अभी 10th क्लास में है, उसको आप किसी भी कोचिंग सेंटर में ना भेजें। तो मेरा शिक्षा नीति से भी यही है और मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि बच्चे की जो रुचि है उसमें उसको जाने दिया जाए। वही आपका प्रेशर ना बनाया जाए कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको एक IITian बनना है, या आपको जैसा उसकी रुचि थी, उस किसी भी क्षेत्र में उसकी रुचि है, उसमें अगर बच्चा करता है तो ज्यादा सफलता के आसार है। ठीक है, ठीक। अंशुल पठानिया जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी होती है बच्चों को लेकर के, क्या वो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर स्कूलों पर भी रिफ्लेक्ट करता है? कई बार पेरेंट्स जिस तरीके से चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा परफॉर्म करे, वो प्रेशर क्या स्कूलों पर भी आता है? जी सर, ये जो आपका सवाल है बहुत वाजिब है और आज की माहौल के अंदर जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पेरेंट्स का जो प्रेशर है वो बच्चों पर भी माउंट अप होता है और कहीं ना कहीं वो स्कूल में या टीचर्स के ऊपर भी उसका असर कभी कभार देखने को मिलता है। और जैसा अभी कौशिक जी बता रहे थे कि बहुत जरूरी है इस समय पर कि हम बच्चों को इस माहौल से थोड़ा सा बाहर निकालें जहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रेस का इतना माहौल रहा है कोरोना के दौरान में। और बहुत जरूरी है इस समय हमारी जो टीचिंग पेडागोजी है, जिसके थ्रू हम पढ़ाते जो प्रणाली है, इनफैक्ट टीचर्स ट्रेनिंग में कहूंगा, जिसमें हम अपने, क्योंकि एक नए तरीके का माहौल है, तो उसमें टीचर्स को हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि ऐसे हम इस माहौल से बच्चों को हम बाहर कैसे निकालें। तो पढ़ाई को साथ अध्यापन की तरह पढ़ाना, उसे जोड़ना इस तरह से कि बच्चों का जुड़ाव जो है वो पढ़ाई के साथ साथ बाहर के माहौल के साथ बना रहे। और जो ये मोबाइल के थ्रू या जो वर्चुअल एजुकेशन के थ्रू जो एक स्ट्रेस डेवलप हुआ है और जो ये पूरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से डेवलप हुआ है पूरी सोसाइटी में, उससे बाहर निकलने का एक यही तरीका है कि हमें टीचर्स को ट्रेन करके और एक कोलैबोरेटिव एजुकेशन के थ्रू इन बच्चों को बाहर निकालना रहेगा। जी डॉक्टर देशवाल, सवाल एक ये भी है कि ये
जब स्कूल है या कॉलेज है उसको लेकर के जो तमाम चीजें अब हैं, क्योंकि मोबाइल एक इतनी हैंडी चीज हो गई है और कोरोना काल में जिस तरह से बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया और माँ बाप अब बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दिखाई भी दे रहा है, तो जो अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो एक सीधा सीधा बच्चे से संवाद स्थापित होता था, मोबाइल आज की जरूरत बन गई है या फिर अब इसके बिना पढ़ाई संभव नहीं है? देखिए, आगे तो शिक्षा में मोबाइल का प्रभाव रहेगा, मगर अब इतनी भयानक स्थिति हो गई है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक है उनके पास बच्चों को ले जाना पड़ रहा है कि वो उन मोबाइल पड़ गई और वो छोड़ते ही नहीं, उन्हीं तो नॉर्मल बिहेवियर करते हैं और जाहिर है इसका प्रभाव पड़ता है, उनके मन मस्तिष्क पर भी पड़ता। ये सारी बातें होते हुए आने वाले समय में इनकी तो तकनीकी शिक्षा की तो जरूरत रहेगी, मगर उसमें खास बात ये है कि कोशिश जो चिंता जाहिर की थी कि बच्चे जो इस तरह की स्थिति से कैसे उभरे, उसके लिए शिक्षा नई सावधान है। उसमें ये साफ लिखा गया है कि 3 साल तक तो बच्चा 3 से 6 साल तक, 3 उम्र से 6 साल की उम्र तक केवल खेलेगा, खेल में ही पढ़ेगा, उसको पढ़ाया नहीं जाएगा और उसके बाद 2 साल कोई परीक्षा नहीं होगी, यानी कि तीसरी के बाद ही उससे पहले कोई बस्ता उसके ऊपर आधा गिरेगा जी। मगर ये चिंता का विषय अवश्य है कि आप हर घर में जो बच्चे हैं वो कोरोना काल में जो उनको हमने मोबाइल आए थे हाथों में, उससे भी लती हो गई है और हर प्रकार से उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है सर, और इससे निजात जी जी जी, ठीक सर, ठीक। कौशिक जी, एक सवाल है मेरा, क्या एजुकेशन सेक्टर ट्रैक पर वापस लौट आया है पूरी तरीके से, या अभी माने हम या और इंतजार करना होगा? सर 80%। 80%। एक तो गोयल साहब, मैं एक थोड़ा सा निवेदन करूंगा जी कि मैं जो देख रहा हूं इसमें डॉक्टर धर्मेश कौशिक निदेशक आ रहा है, मैं डिप्टी यानी कि सह निदेशक इस पे लिखे थोड़ा सा, क्योंकि इसे ठीक करवा देते हैं जी, बिल्कुल ठीक करा देते हैं जी, माफी के साथ हमारे खेद प्रकट ऊपर करते जो हुए निदेशक और हैं जी, तो ये जरूरी चीज है, ठीक है ना, सह निदेशक जी जी जी। और 80% पे लगभग ट्रैक पे आ गया है और धीरे धीरे करके पेरेंट्स के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से अब जो चीजें हैं वो यानी कि ट्रैक के ऊपर आ रही हैं, जैसा कि आपने पूछा, और अब थोड़ा सा टाइम गोयल साहब और लगेगा इसमें आने में, और लगेगा टाइम जी। लेकिन कौशिक साहब, मेरा सवाल इसमें यह है कि क्योंकि सिर्फ स्कूल, मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स वाली बात नहीं है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबको भी उस तरह के रूटीन में आने में समय लगेगा, और क्योंकि जो बच्चे घरों में रह गए, अगर मैं अर्ली स्कूलिंग की बात करूं, जिन्हें पहली बार स्कूल जाना था, जिन्हें पहली दूसरी क्लास में जाना था, जो सीधा तीसरी क्लास में अब जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को हैंडल करना या उनकी परफॉर्मेंस को देखना, ये एक तरह से चैलेंज हो गया है स्कूलों के सामने। एक बार फिर बताएं सर प्लीज। जी सर, मेरा सवाल था, जो छोटे बच्चे हैं पहली दूसरी क्लास के, जो सीधा तीसरी क्लास में चले गए एडमिशन के बाद, वो स्कूल के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो, ये टीचर्स के सामने भी चैलेंज है? 100% चैलेंज है सर। मतलब बच्चों में इतना देखने को मिला है कि बच्चा जब यूकेजी में था, मान लीजिए जी, और यूकेजी से अब वो पिछले 2 साल में वो ऑनलाइन भी क्लास क्या लेगा, उसके तो कुछ बेचारे के समझ में नहीं, क्योंकि जो टीचर उसको हैंड से पकड़ करके जिसको लाइन खिंचवाना सिखाती है, लेकिन एज को अगर उसकी देखते हैं तो आज वो 3rd क्लास में हो गया, और 3rd क्लास में हो गया तो टीचर के लिए बड़ा चैलेंज है, और उस क्षतिपूर्ति को पूरा करना, यानी कि उसकी क्षति पूरा करना बड़ा टीचर के लिए चैलेंजिंग है। पेरेंट्स के पास वो बेचारा टीचर बार बार फोन करता है कि सर इसका थोड़ा घर पे भी ध्यान दें। टीचर भी, कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे कुछ एक पेरेंट्स ने तो क्या किया कि घर पे जो है
जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, जिनके पास टाइम है, उन्होंने उसको किया, मैनेज किया। लेकिन कुछ एक, जैसे कि मान लो घर में बहुत सारा काम है और जो गृहिणी उसके पास टाइम नहीं है, भाई साहब हैं, बच्चे के पापा हैं, वो यानी कि मान लो कि देश सेवा में है या कहीं बाहर सर्विसेज करते हैं, तो उसमें उन बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि ना तो उसका ऑनलाइन काम हुआ, ना उसका किसी टाइप से कोई काम हुआ। लेकिन आज वो बच्चा 3rd क्लास में हो गया, अब उसको जो 2nd और 1st की जो चीजें थी, वो चीजें भी उसको जो है मैनेज करने में टीचर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और टीचर के लिए बड़ा चैलेंजिंग है और पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। थोड़े दिन बाद क्या होगा कि टीचर के साथ पेरेंट्स आएगा और वो ये कहेगा कि देख लो मेरा बच्चा 3rd क्लास में, इसको कुछ भी नहीं आता। जी ठीक, बड़े इंपॉर्टेंट बात आपने बच्चों के कही। साथ ज्यादा। जी। अंशुल पठानिया जी, एक सवाल है मेरा आपसे, एजुकेशन सेक्टर का फ्यूचर और चैलेंज अभी आप क्या देख रहे हैं? सर, एजुकेशन सेक्टर के लिए जो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे अभी कौशिक साहब बात कर रहे थे कि 80% पटरी पर चढ़ी है गाड़ी, ये जो आखिरी का 20% है ना, ये बड़ा हाथी है एक्चुअली। और जैसे हम बात कर रहे थे कि इस समय पर मैच्योरिटी के साथ बच्चों को डील करना, और फिर टीचर ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के लिए भी। हमारे पास काफी बार पेरेंट आते हैं जो बात करते हैं कि सर जब हम 4th क्लास में थे तो हम इतना कर पा रहे थे, आज मेरा बच्चा जब 4th में वो ये नहीं कर पा रहा है। पर उस मैच्योरिटी को रखना बहुत जरूरी है कि जब हम 4th में थे तब कोरोना नहीं आया था, और उस चीज से उबर के और एक बड़े होने का परिचय देना, उस मैच्योरिटी को रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और इस चैलेंज को कोप अप करने के लिए नो डाउट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रही है। तरह के प्रोग्राम, जैसे अभी हमने देखा बोर्ड एग्जाम्स को डिले कर दिया गया था, समय बच्चों को ज्यादा दिया गया है। आगे भी बच्चों को पढ़ाने के तरीकों में जैसे हम धीरे धीरे बदलाव लाएंगे। और एक और बात जो मुझे लगता है कि देखिए, हर चुनौती जो है वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, एक मौका, एक अवसर लेकर आती है। तो कोरोना आया, एक चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके साथ ऑनलाइन क्लासेस का जो अवसर आया है, उसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से इस्तेमाल अब कर सकते हैं इन चीजों को कोप अप कराने के लिए, एक तरीके से सप्लीमेंट करने के लिए। ऑब्वियसली उसको ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं कहेंगे, बट सप्लीमेंट करने। एक छोटा और अंत में, क्योंकि बड़ी सारगर्भित चर्चा जी, ये भविष्य में प्रौद्योगिकी ने अवसर बढ़ा दिए हैं या संकुचित कर दिए हैं? नहीं, अवसर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ा दिए हैं जी, और भी बढ़ेंगे। प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने अभी कहा कि अब जो हमारे बच्चे हैं, तो इस जो सोशल मीडिया है उसके व्यस्त हो गए हैं, यूज हो गए हैं, और इसके लिए हमें बड़ी दिक्कत पेश आ रही है जो अभिभावक को, कि कैसे उनको दूर रखा जाए। जी, मैं देख पा रहा हूं हमारे घर में भी, और मुझे तो मैं उससे संपर्क करना पड़ा। वैज्ञानिक शिक्षा क्या करें, ये बच्चे क्यों नहीं छोड़ रहे, सारा दिन खाना भी छोड़ देते हैं और उस पर लगे रहते हैं मोबाइल पर। क्योंकि हमने उनको जब 6 घंटे मोबाइल दिया है, तो अब उनकी लत लग गई है और उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें अवसर, दूसरी तरह के अवसर तो बड़े हैं, मगर ये बच्चों को लेकर एक बड़ी चिंता है कि किस प्रकार से, ये हमारा दायित्व है शिक्षकों का कि वो किस प्रकार से बच्चों की ये लत छुड़वाएं। और ये तभी हो सकती है जब हम उनको सीधे शिक्षक और जो छात्र है उसके बीच संपर्क करके पढ़ाएं, और इससे बच्चे अच्छा भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है सर, कि हम विद्यालय में आए, वहां पर हमें हमारे सर मिलेंगे, हमारे मैडम मिलेंगे, हमारे दोस्त मिलेंगे, उससे वो ज्यादा खुश हैं। और वैसे आज रही बात जो उसकी आपने बताया, इसमें तो अवसर और ज्यादा बढ़ ही रहे हैं। जिसे देखो वही तो न्यूज चैनल खोल के आज बैठ गया है, उस कमाई भी कर रहा है। और हमारी जो छोटी 8 साल की पोती है, उसने अपना न्यूज चैनल बना लिया है। ठीक, और उसके हजारों उसके वो हैं
उससे वो कमाई का साधन बन गया है। जी, विषय थोड़ा सा ये गंभीर है एजुकेशन का, लेकिन अच्छी चर्चा रही आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने बताया चुनौतियां क्या हैं, अवसर क्या हैं, और जाहिर सी बात है कि जो माता पिता हैं वो भी इस बात को सुन रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि आखिर एजुकेशन सेक्टर, उसके सामने चैलेंजेस भी हैं, अवसर भी हैं, और उसी पर यह खास बातचीत हम कर रहे थे। धर्मेश कौशिक जी आपका, अंशुल पठानिया जी आपका, और संतराम देशवाल जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता टीवी पर आप देख रहे थे एजुकेशन सेक्टर को लेकर ये खास चर्चा। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।